हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीईसी लेटरल एंट्री के इस सीरीज में आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो कि है स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ। हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज क्यों करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट। पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार, इफ टू फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग अगर दो फोर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ एंगल में, then they joined by tail head rule in such a way to form a parallelogram। तो हम उन दो फोर्सेस को टेल हेड रूल के तहत इस प्रकार से ज्वाइन करते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम का निर्माण करें। और जब उस पैरेललोग्राम में हम उसके मेजर डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो वह डायगोनल हमें उस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताता है। ये तो हो गया थ्योरी। अब इसको हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई हमारा ये एक बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी पे मान लिया जाए एक पॉइंट के अलोंग दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट के अलोंग स्टूडेंट दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स हो गया लेट से आपका ये, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं F1, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है ये, इसको हम बोल देते हैं F2। तो यहां पे देखिए क्या यही सिचुएशन है जो कि इस थ्योरी में कहा गया है कि जो दो फोर्सेस हैं ये एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट अ पॉइंट, और साथ में ये कुछ एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ना कुछ इनका एंगल होगा विच इज थीटा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हम इन दोनों फोर्सेस को टेल हेड रूल के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ेंगे कि एक पैरेललोग्राम का निर्माण हो जाए। तो अब कैसे टेल हेड रूल के नियम से जोड़ेंगे सर, आइए समझते हैं। देखिए नीचे में मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये है हमारा फोर्स F1, ठीक है, ये है हमारा फोर्स F1, और ये है लेट से हमारा फोर्स F2। इसको मैं थोड़ा और नीचे लेकर चले आता हूं। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा इसीलिए लिख रहा हूं ना, ताकि स्टूडेंट आप फोन पे देख रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए सेम यही सिचुएशन मैं यहाँ पे क्रिएट किया है कि एक पॉइंट के अलोंग दो फोर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है विद सम एंगल लेट से थीटा। नाउ अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि आप टेल हेड रूल के माध्यम से इसको जोड़िए। टेल हेड नियम क्या कहता है? टेल हेड रूल क्या कहता है? टेल हेड रूल कहता है कि आपके पास जो गिवन फोर्सेस है, आप इसमें क्या कीजिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास जो पहला फोर्स है उसके हेड पे दूसरे फोर्स का टेल लगाइए। हमेशा याद रखना है हेड से हेड को नहीं मिलाना है, टेल से टेल को नहीं मिलाना है। हेड पे क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। और ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी वेक्टर में स्टूडेंट पढ़ा रखा है। तो अगर आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा, वेक्टर आपका क्लियर होगा, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे देखिए हमारे पास ये F1 फोर्स है, तो हम इस फोर्स को उठाएंगे और F2 के हेड पे इस F1 का टेल को लगाएंगे। देखिए इसको मैं यहां से 1 मिनट, हाँ, इसको मैं कुछ इस प्रकार से यहां से उठा देता हूं, कंट्रोल C, और इसको कर देते हैं यहां पे 1 मिनट, कंट्रोल V। ये देखिए ये हो जाएगा कुछ ऐसा। इसी यही F1 को मैंने उठा करके कुछ इस प्रकार से रख दिया। ये आपका फोर्स F1 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा F2 है, ये जो हमारा F2 है, कंट्रोल C इसको करेंगे और इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे भाई, पेस्ट कर देंगे यहां। ये देखिए आ जाओ, हाँ। तो देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये क्या बन चुका है, तो एक पैरेललोग्राम बन चुका है। इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं मैंने किया मेरे पास देखिए इस प्रकार से एक बॉडी है, तो यहाँ पे एक पॉइंट के अबाउट दो फोर्स लग रहा है, F1 और F2।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि आप टिल हेड रूल के माध्यम से इन फोर्सेस को इस प्रकार से रखिए कि एक पैरेललोग्राम का निर्माण करें। तो टिल हेड रूल क्या कहता है कि पहले फोर्स के हेड पे दूसरे फोर्स का टिल रखाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको रख दिया और ये पैरेललोग्राम हमारा बन गया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि ये जो हमारा फोर्स है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा फोर्स ऊपर में आपको दिख रहा है ये सेम F1 मैग्नीट्यूड का है और ये वाला जो फोर्स आपको दिख रहा है ये F2 मैग्नीट्यूड का F2। अब आगे क्या बोलता है ये, आगे बोलता है एंड व्हेन वी ड्रॉ द मेजर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब जब हमारे पास पैरेललोग्राम बन चुका है और हम इस पैरेललोग्राम का मेजर डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। देखिए पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल होगा इस प्रकार से, दूसरा डायगोनल होगा इस प्रकार से। मेजर मतलब जो बड़ा वाला डायगोनल, ये है देखिए मेजर डायगोनल, ठीक है, ये है आपका मेजर डायगोनल। तो ये जो मेजर डायगोनल होगा स्टूडेंट, ये क्या देगा, ये देगा रिजल्टेंट। ये क्या देगा, रिजल्टेंट। यही है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और कुछ नहीं। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए कि पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो फोर्स एक पॉइंट के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ये एक पॉइंट है, इसके अबाउट दो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है F1 और F2 एट सम एंगल थीटा, ठीक। Then they joined by till head rule in such a way to form a parallelogram। तब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे टिल हेड रूल के माध्यम से कि एक पैरेललोग्राम बन जाए। उसके बाद जब पैरेललोग्राम हमारा बन गया तब हम मेजर डायगोनल को ड्रॉ करेंगे और वह मेजर डायगोनल हमको रिजल्टेंट बताएगा। तो इसका मेजर डायगोनल जो हम इसको ड्रॉ किए ये हमको क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब ये तो हमको पता चल गया, लॉ तो हम समझ गए, लेकिन अगर मेरे पास F1 का कुछ वैल्यू गिवन हो, लाइक न्यूटन में 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी हो सकता है, F2 का वैल्यू हो, तब हम पैरेललोग्राम लॉ के माध्यम से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ये तो थ्योरी हो गया, ये तो कहने की बात हो गई, लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दिया जाए तो एनालिटिकली हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एनालिटिकल मेथड। सीधा मैं एनालिटिकल मेथड लिख देता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहां से कर लेते हैं Ctrl+C और नीचे कर लेते हैं Ctrl+V, ठीक, बिल्कुल ये सही। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे हम लोग, या एक काम करेंगे यहां से स्टूडेंट हम एक परपेंडिकुलर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर आएगा और सही है ये, ठीक। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग चलिए नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारा बन चुका है। तो हम बोल देते हैं भाई कि ये है हमारा लेट्स से A, ये है हमारा B, ये है C, ये पॉइंट हो गया D और ये पॉइंट हो गया E। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं स्टूडेंट, आप सभी देख पा रहे हैं कि ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। मैंने कुछ नहीं किया, इसको एक्सटेंड कर दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम सभी लोगों को पता है कि ये जो AB है ये है हमारा F1, ये जो हमारा AE है ये है हमारा F2, इस हिसाब से जो हमारा BD है ये भी हो जाएगा F2। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर हम ट्राइंगल BCD की बात करें, ध्यान से देखना है यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में स्टूडेंट आप बताइए। अब देखिए एक बात पहले यहां पे आप ध्यान से समझिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट एंगल के प्रॉपर्टीज को, तो आपको पता है कि ये अगर थीटा है तो ये भी स्टूडेंट थीटा ही होगा,
ये आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं F1 और F2, और अगर इसी F2 को हम उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो स्टूडेंट ये थीटा एंगल ही बनाएगा, है ना। तो ये भी आपका थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल BCD की। ट्राइंगल BCD में स्टूडेंट हमको निकालना है यहाँ पे BC। तो BC हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए। अच्छा, पहले सीधा सीधी बात करते हैं, हमको इसमें निकालना क्या है। हमको इसमें निकालना है ये R, रिजल्टेंट निकालना है। तो हम इस ट्राइंगल की बात ना करके अगर हम एक में ही कर दे, ये क्या होगा ना, जल्दी हो जाएगा और आप लोगों को इजिली समझ में भी आ जाएगा। हम बात करते हैं ट्राइंगल ACD की, ठीक है। हम बात करते हैं ट्राइंगल ACD की। ट्राइंगल ACD में आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जो C है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस इसको क्या बोलते हैं, हाइट स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा, यहां पे जो हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके भाई, तो हमको पता है रिजल्टेंट का स्क्वायर बेस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस जो हमारा हाइट है यानी कि CD का स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम यहां से बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जो R हमारा क्या है भाई, R है हमारा AD। तो मैं यहां पे सिंपल लिख दे रहा हूं R स्क्वायर बराबर, या सीधा हम लोग लिख सकते हैं R बराबर, या भी ऐसे ही रहने देते हैं। AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा AB प्लस BC का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा CD का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर AB क्या है भाई, यहां से ध्यान से देखिए AB है हमारा F1, तो AB के जगह पे हम लिखेंगे F1 प्लस BC क्या है हमारा BC। अब बताइए ये BC और CD को इस एंगल में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से अगर आप यहां पे देखें स्टूडेंट, तो हमें F2 गिवन है, थीटा गिवन है। तो अगर हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, होता है ना। अगर आप साइन थीटा की बात करें तो ये होता है P/H, और यहां पे अगर हम लिखें साइन थीटा तो परपेंडिकुलर हमारा CD और हाइपोटेनियस हमारा BD यानी कि F2। तो आप देख सकते हैं F2 साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, CD, यानी कि ये CD क्या हो जाएगा, ये CD हो जाएगा आपका F2 साइन थीटा। समझ में आ गया, चलिए तो इसको हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत आपको नहीं। अगर उसी प्रकार से हम इस BC की बात करें तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा देता है। तो उसी प्रकार से सिमिलरली हम यहां पे लिख सकते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा। अब आ जाइए अपने इक्वेशन पे, तो यहां पे स्टूडेंट BC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC के जगह पे लिख सकते हैं F2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा F2 cos थीटा स्क्वायर प्लस, और CD के जगह पे हमने क्या लिखा है, F2 sin थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे F2 sin थीटा स्क्वायर। अब बताइए, अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा। भाई A प्लस B का होल स्क्वायर है, उसी को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। बाकी यहाँ पे अपना F2 sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये है आपका F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये है F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से F2 स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस
यहाँ पे सिर्फ F2 स्क्वायर बच जाएगा इन दोनों से, तो ये हो गया हमारा F2 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। और यहां से हम बोल सकते हैं कि ये तो रिजल्टेंट का स्क्वायर आ गया, तो अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो हम रिजल्टेंट बराबर क्या लिखेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और ये हो गया स्टूडेंट आपका रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आपको एक पॉइंट के अबाउट दो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा और बीच में एंगल गिवन होगा, तो आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए इस फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसको रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि अगर दो फोर्स ही सिर्फ गिवन है, एक पॉइंट के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें एंगल भी गिवन है, तो स्टूडेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ हम आसानी से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और इवन डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरे पास एक F1 फोर्स था, ये F2 फोर्स था। इस प्रकार से टेल हेड रूल से हमने जोड़ा ताकि एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बनने के बाद जो मेजर डायगोनल होगा वो हमें देगा रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट कैसे करें भाई, एनालिटिकल हमारे पास कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि इसको AB को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और D से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे एक लंब डाला, किस पे भाई, तो इस AB के बढ़ाए हुए साइड पे, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस ट्राइंगल ACD में बोला, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि ये जो AD का स्क्वायर होगा, यानी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि R स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब AC क्या है भाई, तो AB प्लस BC का समेशन है। AB तो हमको पता है, लेकिन BC कैसे निकलेगा, तो भाई थीटा गिवन है, F2 गिवन है, हमको पता है ये F2 cos थीटा हो जाएगा, जिसके साथ में एंगल बनाता है वो cos में आता है, और जिसमें नहीं बनाता है वो साइन में आता है। पहले ही समझ चुके हैं, मैंने आपको यहाँ लिख करके भी बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, बस हमने सिंपल फॉर्मूला में पुट किया और इक्वेशन आगे बढ़ते गया, सॉल्व हम लोग करते गए, और फाइनली R का एक फॉर्मूला निकल के हमारे सामने आ गया, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि किसी भी रिजल्टेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा करके निकाल सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, आ गया बात समझ में। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से निकलेगा। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे भाई, जैसे हमारे सामने जब दो फोर्सेस गिवन है, तो एक F1 और दूसरा F2, तो दोनों तरफ तो बॉडी मूव करेगा नहीं, किसी एक तरफ मूव करेगा। इसके लिए हमने रिजल्टेंट निकाला कि भाई आखिर कितने फोर्स के साथ वो मोशन में आएगा। साथ में हमें क्या निकालना होगा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाएगा भाई। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यानी कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा ये वाला अल्फा, ये अल्फा फाइंड आउट करना होगा। तो ये अल्फा हम कैसे निकालेंगे, चलिए इस डायग्राम को लेकर नीचे चलते हैं। तो यहां से इसको करेंगे कंट्रोल C और नीचे लेकर चलते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं भाई क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं कैसे हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं भाई। ये हमने लगता है गलत फिगर को हम लोग उठाकर लेकर चले आए भाई, इसका काम नहीं है हमें, ठीक है, हमें उठाना था इस वाले फिगर को, ठीक है, ये अल्फा हमें निकालना है,
ये अल्फा हमें निकालना है। तो इस वाले फिगर को हम उठाएंगे और इसको नीचे लेकर जाएंगे। चलो भाई तुम नीचे आ जाओ। हाँ, ये सही। चलो, तो स्टूडेंट यहां पे हमें क्या निकालना है? यहां पे हमें निकालना है अल्फा। तो बताइए क्या आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, कुछ ऐसा तरीका नजर आ रहा है जिससे आप इस अल्फा को फाइंड आउट कर सके? बताइए, कोई ऐसा तरीका आपको दिख रहा है जिससे आप इस अल्फा को निकाल सके, इस एंगल के मान को आप निकाल सके? आपके सामने स्टूडेंट इतना चीज गिवन है, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए सी डी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल ए सी डी की बात करें स्टूडेंट, तो ट्राइंगल ए सी डी कुछ इस प्रकार का है। देखिए, ये है आपका ए, ये है आपका सी, ठीक है, और ये है आपका डी, और ये है आपका डी। अब अगर यहां पे ध्यान दे स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है, तो ट्राइंगल ए सी डी में अगर हम ध्यान दे तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ये अल्फा। अब ये अल्फा हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो हमको एसी पता है, एसी पता है कि ये है कितना भाई? तो ये है आपका F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यहां पे देख लीजिए F1 प्लस F2 कॉस थीटा, और हमें परपेंडिकुलर भी पता है, ये है आपका F2 साइन थीटा। अब बता लीजिए, अब ये 10th का क्वेश्चन बन गया। 10th में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व करते थे। हमें स्टूडेंट यहाँ पे बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें अल्फा निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन देता है? टैन थीटा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं टैन थीटा इक्वस, और थीटा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, अल्फा बोलेंगे, क्योंकि थीटा ये तो ये बड़ा वाला है, अल्फा बोलेंगे। बोलेंगे टैन अल्फा इक्वस ए सी, और ये है आपका सी डी। तो टैन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका हो गया ये सी डी, और बेस हो गया आपका ये ए सी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे टैन अल्फा इक्वस सी डी क्या है भाई? यहां पे आप देखिए सी डी क्या है, तो F2 साइन थीटा, और AC क्या है? तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा। F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब यहां से अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये आ गया स्टूडेंट आपका रिजल्टेंट के डायरेक्शन का फॉर्मूला, जिसको आपको याद रखना है। इसको आपको याद रखना है कि अगर हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? tan इनवर्स F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा, इस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, एक पॉइंट के अबाउट दो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे? टेल हेड रूल लगा करके पैरेललोग्राम बना लेंगे। जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो मेजर डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट देगा। अब कैसे निकाले भाई? तो इसके लिए हमने यहाँ पे साइड को बढ़ा करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया तो हम समझ गए कि AD का स्क्वायर यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे हमने पुट किया और हमारे सामने आ गया रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब हमें ये डायरेक्शन निकालना था, यानी कि ये अल्फा का वैल्यू निकालना था। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, हम टैन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा टैन अल्फा इक्वल्स, हमें पता है CD डिवाइडेड बाय AC, और यहां से हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया। तो ये था स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? आपके पास अगर दो फोर्स गिवन है, एक पॉइंट के अबाउट दो फोर्स लग रहा है, तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, आप उसका स्टूडेंट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए।
अब स्टूडेंट कुछ स्पेशल केस है, मैं वो भी बता देता हूं पहले, उसके बाद सवाल की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केस है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सम स्पेशल केसेस। सबसे पहला सबसे पहला when two forces are when two forces are parallel to each other, parallel to each other, यानी कि जब दो फोर्सेस पैरेलल हो एक दूसरे के, वैसे केस में स्टूडेंट रिजल्टेंट क्या होगा। मतलब अगर मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है कि एक हमारा फोर्स है, लेट से R1, ठीक है, R1 नहीं F1 बोलते हैं, ये है हमारा F1, और लेट से एक दूसरा फोर्स है, ये लैग क्यों कर रहा है, क्या मेरा वीडियो लैग कर रहा है, ये है मेरा दूसरा फोर्स F2, लेट में सी, वीडियो लैग नहीं कर रहा है। चलिए, तो स्टूडेंट ये है F1 और ये है F2, यानी कि जब दो फोर्सेस आपस में पैरेलल हो, यानी कि जब थीटा आपका 0 डिग्री, ऐसे केस में स्टूडेंट हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा स्टूडेंट। तो रिजल्टेंट यहां पे हमारा आएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो F1 प्लस F2, 0 डिग्री का मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल F1 प्लस F2 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट का वैल्यू। ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा हम लोग कर चुके हैं, देखिए आपको ध्यान नहीं है लेकिन ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। आप ध्यान दीजिए कि पिछले वीडियो में जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे थे, उस समय भी स्टूडेंट जो एक ही डायरेक्शन में फोर्स आ रहा था, उन सारे फोर्स को हम सम कर दे रहे थे, उन सारे फोर्स को ऐड कर दे रहे थे। क्यों ऐड कर दे रहे थे, क्योंकि हमको पता है, सिंपल सी बात है कि अगर एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उन दोनों को कंबाइनली मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि थीटा हमारा 0 डिग्री है। अगर आप फॉर्मूला पे भी निकाल करके देखें, जैसे हमने फॉर्मूला अभी क्या निकाला भाई, हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला कि R इक्वल्स अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये हमने निकाला ना। अब थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं R स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0, ये वाला आपका 0 हो गया पार्ट, क्यों, क्योंकि थीटा हमारा 0 है। तो जब 0 हो गया तो यहां से तो फिर वही आ गया आपका R स्क्वायर, यहां से क्या आ गया आपका स्टूडेंट, यहां से आ गया शायद मैंने, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मैंने 0 कैसे कर दिया, ये साइन 0 0 होता है ना, कॉस थीटा है ये, एक मिनट मुझे करेक्ट करने दीजिए। तो ये कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 2F1 F2, और कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट R स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट हम कर दें तो ये हो जाएगा R इक्वल्स F1 प्लस F2, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब दो फोर्सेस आपस में पैरेलल हो, उस केस में हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे जाने के बजाय डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा स्पेशल केस, दूसरा स्पेशल केस, जब स्टूडेंट दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है, व्हेन टू फोर्सेस आर, व्हेन टू forces are when two forces are perpendicular to each other,
जब दो फोर्सेस क्या हो स्टूडेंट, आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो। लेट्स से ये है आपका स्टूडेंट F1 और ये है आपका F2। ठीक, ऐसे केस में क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ऐसे केस में यहां पे cos 90 का मान 0 होता है। तो जब cos 90 का मान 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब r बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि cos वाला तो मान 0 हो गया भाई, सीधी सी बात है। अगर हम लिखें r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो सर cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहां पे क्या होगा बताइए, यहां पे हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इक्वल्स अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, क्योंकि जो आपका ये वाला टर्म है ये तो हो गया 0 cos 90 की वजह से। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका कि अगर दो फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम डायरेक्ट उसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और इसका यूज शायद मैंने कहीं किया है पिछले वीडियो में या पिछले 4-5 वीडियो पहले, मुझे याद आ रहा है मैंने इसका यूज किया और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो स्टूडेंट ये हो गया दूसरा स्पेशल केस। एक तीसरा स्पेशल केस हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब हो, ठीक है, या आपस में हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री के एंगल पे हो। तो तीसरा क्या हो सकता है कि when two forces are in opposite direction। अब आपको याद होगा कि ऐसे केस से हम लोग डील कर चुके हैं, ऐसे केस से हम लोग डील कर चुके हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लिया जाए हमारे पास एक फोर्स है इस प्रकार से F1, एक फोर्स है हमारे पास कुछ इस प्रकार से F1, और मान लिया जाए एक दूसरा फोर्स है हमारे पास, एक दूसरा फोर्स है हमारे पास F2, ठीक है, एक दूसरा फोर्स है हमारे पास F2, और ये जो एंगल बना रहा है स्टूडेंट आप देख सकते हैं 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या लिखते थे स्टूडेंट, ऐसे केस में हम लिखते थे कि जो रिजल्टेंट होगा ना ये F1 माइनस F2 होगा, कुछ इस प्रकार से। क्या ऐसा रियल में, यानी कि क्या एनालिटिकली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं? सीधी सी बात है, ऑब्वियसली। अगर हम स्टूडेंट सोचें तो सोच के भी हम देख सकते हैं कि इधर से अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 2 बराबर 3 न्यूटन, यानी 3 न्यूटन का फोर्स से हम इधर मूव करेंगे। सीधी सी बात। चलिए, तो हम इसको रिजल्टेंट के फॉर्मूला पे भी अगर रखें स्टूडेंट तो वही वैल्यू आएगा। जैसे हमें पता है रिजल्टेंट इक्वल्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के यहाँ पे क्या 180 डिग्री। अब आप इसको cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पे 90 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा आपका। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब हम लोग फोर्स सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे उसी में मैंने आपको 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा मैंने आपको बता दिया कि आप किस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो ध्यान से आप लोग जाकर के देख लें और आई होप आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और चूंकि हमारा cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा, ये -1 आपका हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म आपका माइनस हो जाएगा 2F1 F2। अब आप अगर ध्यान से देखिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2, तो ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे फिट बैठता है। तो ये हो जाएगा r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। चलिए अब स्टूडेंट सिंपल यहां से क्या आगे, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, नहीं ये माइनस होगा, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और यहां से हमारा r क्या आ गया, F1 माइनस F2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट अगर हम इस फॉर्मूला पे भी रखें तो यही होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट अगर हमारे सामने न्यूमेरिकल में ये तीनों केस आता है तो
तो हम अपने हिसाब को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम काफी कम होता है, तो अगर दो फोर्सेस आपस में पैरेलल हो जाएं तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रिजल्टेंट के लिए उन दोनों को जोड़ देंगे, बस सीधी सी बात, इस फॉर्मूले पे नहीं रखेंगे। अगर परपेंडिकुलर मिल जाए तो हम डायरेक्टली वहां पे अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर करेंगे। अगर आपस में 180 डिग्री का कोण बना रहे हो, यानी कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वहां पे हम डायरेक्टली पहला फोर्स माइनस दूसरा फोर्स कर देंगे। यहाँ पे पहला फोर्स कोई भी हो सकता है, दूसरा फोर्स कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आप F2 माइनस F1 भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर F1 माइनस F2 करें कि F2 माइनस F1 करें। भाई किसी को भी F1 मानिए, किसी को भी F2 मानिए। अगर आप जिसको पॉजिटिव माने और आपका आंसर भी पॉजिटिव आया, मतलब मोशन उसी डायरेक्शन में होगा। अगर आपने जिसको पॉजिटिव माना और आंसर आपका निगेटिव में आ गया, मतलब आंसर मतलब कि मोशन उसके विपरीत डायरेक्शन में होगा। ठीक, सीधी सी बात। तो ये 3 स्पेशल केस थे स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। अब आइए एक छोटा सा हम लोग स्टूडेंट सवाल करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें स्टूडेंट इसके बेसिस पे, पैरेललोग्राम के बेसिस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपसे बीसीसीएलई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी मैं एक इजी सा क्वेश्चन करूंगा स्टूडेंट, ताकि आपको ये जो मैंने पैरेललोग्राम लॉ बताया है ये आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन काफी आसान है, एकदम इजी सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे बीसीसीएलई में नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में हम डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। ठीक है, दो फोर्स हमें गिवन है 40 न्यूटन और 30 न्यूटन, और उन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। बहुत ही इजी सवाल है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो वेरीफाई करने के लिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमें पता है एक फोर्स है जो कितना न्यूटन का है, 40 न्यूटन का है। तो मान लिया जाए ये हमारा F1 है और F1 40 न्यूटन का है, और एक दूसरा फोर्स है 30 न्यूटन का। ठीक है, तो मान लिया जाए ये हमारा F2 है, ये है हमारा F2 जो कि 30 न्यूटन का है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब हमें ये पता है कि रिजल्टेंट बराबर क्या होता है। रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसको रट जाइए, घोल के पी जाइए, इसको एकदम याद रखना है। तो रिजल्टेंट बराबर यहां से क्या हो जाएगा बताइए। यहां से रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा F1 कितना, 40 न्यूटन, 40 का स्क्वायर, प्लस F2 कितना, 30 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, मैं यहां पे यूज करूंगा कैलकुलेटर के लिए, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 गुने 40 गुने 30 गुने कॉस 60, तो कॉस 60 और होल अंडर रूट, तो ये आपका आ जाता है 10 रूट 37, और इसको पॉइंट में करेंगे तो ये आ जाएगा 60.827। तो ये आ जाएगा 60.827। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर से। आप लोग स्टूडेंट प्रैक्टिस करें कि खुद से सॉल्व करें। मुझे क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है, मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन आप बचपन से सीख चुके हैं 10th क्लास तक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। तो रिजल्टेंट निकल गया। अब हमें ये भी पता है, ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ये क्या निकला, ये निकला आपका रिजल्टेंट था, ये निकला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन किस प्रकार से निकालते हैं भाई, तो हमें पता है कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन निकालना काफी आसान है। हमें पता है अल्फा इक्वल्स क्या होता है, tan इनवर्स
tan इनवर्स, फॉर्मूला बताइए क्या आपको फॉर्मूला याद है? tan इनवर्स स्टूडेंट फॉर्मूला होता है F2 sin थीटा, F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? अल्फा इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स F2 sin थीटा। ठीक है, F2 कितना है भाई? तो F2 यहां पे आपका 30 न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका 30 sin 60 डिवाइडेड बाय F1 कितना है भाई? तो F1 है 40, 40 प्लस 30 cos 60। इसको स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स में क्या है भाई? तो tan इनवर्स में आपका 30 sin 60, 30 sin 60 और फिर डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30 cos 60, 30 cos 60। ये आ जाएगा आपका बराबर में कितना भाई? ये आ जाएगा आपका 25.284, 25.284 डिग्री। ये आ गया स्टूडेंट आपका क्या? डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे पास दो फोर्स गिवन है जो कि सेम पॉइंट के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ एंगल पे, तो हम उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन को पैरेललोग्राम लॉ के माध्यम से निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूला हमारे पास है, रिजल्टेंट का और डायरेक्शन का, इसको याद रखना है। यही था स्टूडेंट आपका पैरेललोग्राम लॉ और यही था आपका आज का वीडियो। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कर लें ताकि स्टूडेंट जो लेटेस्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड ही कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा हाई लेवल के करेंगे जो कि आपसे बीसीसीएलई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे फोर्स सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।